वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय ग्रामर। आज लेक्चर 67 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम वेरिएंस टू स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी बुक में एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4.13। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। के पास है प्रॉपर्टीज ऑफ सीवी। इसमें हमें कहा गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन। In a coefficient of variation, we can easily comparison our data of 2 different distribution or companies. Generally, if we check which company is more stable, more consistent, more uniform, the CV is preferred to use. अब देखें इसमें coefficient of variation होता क्या। लास्ट लेक्चर में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि अगर हम coefficient of स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो मेरे पास वो क्या बन जाता है, coefficient of variation बन जाता है। और coefficient of variation का फार्मूला क्या है, न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइजर में आपके पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, और आप इसे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इट्स मीन अगर आप मल्टीप्लाई 100 नहीं करते तो SD डिवाइडेड बाय AM, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में जस्ट इतना सा डिफरेंस है। और इसमें मैं कहा गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिस्पर्शन में बहुत अहमियत देते हैं। In a coefficient of variation, we can easily comparison our data of 2 different distribution. Means हम 2 मुख्तलिफ किस्म के डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 डिफरेंट डेटा आपको प्रोवाइड करके कहा जाए कि आप चेक करें कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोर कंसिस्टेंट है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोर यूनिफॉर्म है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मोर स्टेबल है। अगर क्वेश्चन में इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो फिर आप किसे प्रेफरेंस करोगे, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को प्रेफरेंस करोगे। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया इफ़ CV इज़ मोर, याद रखिएगा जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट ज़्यादा आ जाए, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, लेस रिलायबल, लेस कंसिस्टेंट, लेस स्टेबल। टोटली ऑपोजिट है, मीन्स जिस डिस्ट्रीब्यूशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट मोर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लेस रिलायबल, लेस कंसिस्टेंट, लेस स्टेबल। और जिस डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा वो ऑपोजिट आ जाएगा, मोर रिलायबल, मोर कंसिस्टेंट, मोर स्टेबल। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4.1, कंप्यूट द मीन वेजेस। मीन्स आपने मीन वेजेस कैलकुलेट करना है। मीन वेजेस स्टैंड फॉर अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आपने क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कैलकुलेट करना है। फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन आर 2 फैक्ट्रीज आर गिवन द फॉलोइंग टेबल। 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज का डेटा आपको दिया गया। फॉर की है ये वेजेस को कॉलम पिक किया 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, ये कॉलम पिक किया और फैक्ट्री A इसका डेटा पिक कर लिया। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ फॉर फैक्ट्री A। आपको देखें इसने एम्प्लॉय दिए गए, मीन कि कितने पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये तो फैक्ट्री A, ये A आपके पास क्या आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो देखें अब आपके पास ये क्लासेस का कॉलम हो गया, नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी का भी कॉलम हो गया। आपको क्वेश्चन में कहा गया आपने क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है। अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके इक्वल है। देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय AM इंटू 100। और याद रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन, इस तरह का क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। मीन्स अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर सेंटीमीटर में है तो आपके पास अर्थमेटिक मीन का आंसर भी किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए। और फिर इससे क्या होता है कि सेंटीमीटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वजह से कैंसलेशन हो जाती है, तो CV का जो रिजल्ट आता है ना वो जस्ट परसेंटेज में आता है, फ्री ऑफ यूनिट होता है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता।
ये स्टैंडर्ड डेविएशन और अर्थमेटिक मीन्स को कैलकुलेट करने के लिए एक ही पैटर्न यूज़ करेंगे। मीन्स अगर हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम शॉर्टकट मेथड से ही स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। आपके साथ मैंने लेक्चर नंबर 65 के कंटिन्यूस डेटा से हम कैसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 65 नहीं देखा तो काइंडली विजिट कीजिएगा, आपकी बेहतर रहनुमाई हो जाएगी। ए एम किसकी इक्वल आ जाएगा? ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अर्थमेटिक मीन का ये फार्मूला है, हम तब लगाते हैं जब हमारे पास हाइट क्वेश्चन में क्या हो, सेम हो। और डी किसके इक्वल होता है? वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। आपको पता है एक्स क्या है? एक्स इसमें मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें मिड पॉइंट का एक कॉलम कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम किस से शो करेंगे? एक्स से शो करेंगे। आपको पता है मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड पॉइंट जैसे ये फर्स्ट क्लास है, इसके लिए मिड पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे? 30 में 35 प्लस कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 65। अब 65 को मिड है ना, तो 2 पे डिवाइड कर दें, तो मिड पॉइंट आपके पास आ रहा है 32.5। इस क्लास के बिल्कुल सामने इसका मिड पॉइंट लिखेंगे, जो कि है 32.5। नेक्स्ट क्लास, इसके लिए इसका मिड पॉइंट भी 35 प्लस 40। जो भी आपके पास आंसर आएगा इसको डिवाइड कर दोगे 2 पे, तो देखिएगा ये आपके पास आंसर आ रहा है 37.5। नेक्स्ट मिड पॉइंट आपके पास आएगा 42.5। नेक्स्ट मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 7.5। लास्ट 2 मिड पॉइंट आपके साथ में कैलकुलेट करती हूँ। देखिएगा इसका आएगा 52.5। वो कैसे? 50 इसी क्लास की अपर लिमिट जो कि 55 है, प्लस किया 105 आया, 2 पे डिवाइड किया, तो देखें आपके पास आ रहा है 52.5। नेक्स्ट है 55 प्लस 60, ये आपके पास आ रहा है 1115 को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो देखिएगा ये आपके पास आ रहा है 57.5। चाहिए एफ डी चाहिए, फ्रीक्वेंसी तो आपके पास मौजूद है लेकिन डी का कॉलम नहीं है। अब आपको क्या करना है? डी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस डेविएशन। एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, ए क्या होगा? एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विच यू आर चूजन फ्रॉम योर मिड पॉइंट, जिसे आप अपने मिड पॉइंट से क्या करते हो? चूज करते हो। और आपको मैंने ए को कैलकुलेट या ए को चूज करने का सबसे बेस्ट वे सिखाया था कि ए आप कोशिश करो वो लो जो आपके एक्स का यानी मिड पॉइंट की मिड वैल्यू लो। तो देखो मिड पॉइंट में जाते हैं, इसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब 6 वैल्यूज हैं, इन 6 वैल्यूज का फिर कोई मिड नहीं है। देखो 3 यहाँ से और 3 यहाँ से चली जाती हैं, तो मिडल वैल्यू तो कोई भी नहीं आ रही। अब क्या करते हैं? 2 2 का गैप करते थे, 2 ये वैल्यूज लेफ्ट करते हैं, यहाँ से 2 ये वैल्यूज लेफ्ट करते हैं। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज पड़ी हैं। अब आप क्या करो? इन दोनों में से किसी एक को भी ए कंसिडर कर सकते हो। 42.5 को भी ले सकते हो, 47.5 को भी ले सकते हो। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ए की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन ए अगर आप इस तरीके से चूज करोगे ना, जिस वे से मैं आपको बता रही हूँ कि मिडल वैल्यू लो, तो फिर आपके पास कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी आएगी। तो देख लेते हैं। अब मैं अगर लाइव कर रही होती तो मैं आपसे ज़रूर पूछती कि मैं ए कौन सा लूँ। तो अभी मैं ले रही हूँ 42.5, तो ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये ए आ जाएगा आपके पास। अब आप देखो डी कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इंडिविजुअल्स एक्स भी पड़े हैं। ए का डिसीजन भी आपने ले लिया कि ए आप लेना चाह रहे हो 42.5 को, लेकिन स्टिल आपके पास एच नहीं है। और आपको पता है कि मैंने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया? ये फार्मूला यूज़ भी हम तब करते हैं जब आपके पास एज क्या हो? कांस्टेंट चल रहा हो। एज होता है आपके पास हाइट, मीन्स अगर क्वेश्चन की हाइट कांस्टेंट हो तो तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, वरना आप एक्स बार का सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इस फार्मूले से भी कैलकुलेट करोगे और इस फार्मूले से भी कैलकुलेट करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। मैंने ये वाला मेथड इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इसमें हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच जाते हैं, इसमें ईजीएस्ट कैलकुलेशन हो जाती है।
नहीं तो अगर आप एफ एक्स वाला फार्मूला लगाते हो तो अभी आपके पास एफ भी है, एक्स भी पड़ा, जस्ट एक और कॉलम बनाओ एफ एक्स का तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स बार का। लेकिन मैं ये मेथड लगाना चाह रही हूँ, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपके साथ अर्थमेटिक मीन का टॉपिक डिस्कस किया था कि डेविएशन मेथड में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से हम क्या करते हैं, हम सेव हो जाते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि एज क्या है। कंसेक्टिव क्लासेस लें, कंसेक्टिव मीन देखें, जैसे ये 2 फिंगर्स हैं, ये 2 फिंगर्स हैं, ठीक है। कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है एक के बाद दूसरी। ये सपोज मैं ये 2 क्लासेस लेना चाह रही हूँ। अब आप क्या करो, ये इसकी लोअर लिमिट है, ये इस वाली क्लास की लोअर लिमिट है। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से ना ऊपर वाली क्लास की लोअर लिमिट को माइनस करो, या अपर क्लास की लिमिट में से ऊपर वाली क्लास की अपर लिमिट माइनस करो, तो एज मिलता है आपको। 55 में से जब 50 माइनस करोगे तो देखें 5 आ रहा है। नेक्स्ट 60 में से 55 माइनस कर रहे हो तब भी आपके पास क्या आ रहा है, एज आपके पास आ रहा है 5 ही। तो अब आप थ्रू आउट इनमें से कोई सी भी 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेके चेक करो, आपके पास एज 5 ही है। और ये फार्मूला अप्लाई ही तब होता है जब आपके पास एज क्वेश्चन का कांस्टेंट हो। तो एज आ गया आपके पास 5। अब हम यहाँ पे इजीली डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें, आप यहाँ मेंशन करोगे d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एज। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट क्लास के लिए d कैलकुलेट करना है। तो 32.5 में से माइनस कर दो a, जो आपने चूज़ किया 42.5, आपके पास आया -10। -10 को डिवाइड किससे करना है, 8 से, जो क्वेश्चन में क्या है 5। तो जब 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ रहा है -2। ठीक हो गया। अब देखिए, हम कैलकुलेशन से सेव होने के लिए मैंने आपके साथ इसका एक हिंट भी आपके साथ डिस्कस किया था कि डी को कैलकुलेट करने के लिए बस आप क्या करो, जिस वैल्यू को आपने ए कंसिडर किया ना उसके सामने लगा दो 0। ठीक है, डाउन वैल्यूज की तरफ 0 से एक्सीड करो 1 2 3, और 0 से ऊपर वाली वैल्यूज की तरफ माइनस की तरफ चलो। यहाँ पे आएगा -1 और देखें यहाँ पे आ रहा है -2। ये आपके पास डी की वैल्यूज आएंगी। अगर आप इस तरह भी कैलकुलेट करते हो तब भी यही आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ कि इसके सामने 3 कैसे आया। आपके पास है 57.5, ठीक है, इसमें माइनस कर दो ए जो कि है 42.5। आपके पास आया 15 को डिवाइड किससे करना है, 8 से, जो कि क्या है क्वेश्चन में 5। तो देखिए आपके पास 3 ही आया है। तो इस तरह ये ट्रिक्स याद रखिएगा, पेपर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अब आप देखो, आपको फार्मूले में क्या चाहिए, आपको ए भी मिल गया, आपको एच भी मिल गया, आपके पास समेशन एफ भी आ जाएगा इन वैल्यूज़ को प्लस करोगे। लेकिन आपके पास समेशन नहीं है अभी किसका, एफ डी का। आपके पास इंडिविजुअल एफ पड़ा है, इंडिविजुअली डी पड़ा है। आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप एफ डी बनाओगे। और देखें, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, सपोज अगर आप एफ एक्स वाला मेथड लगाते तो अभी आपको क्या करना पड़ना था, 12 को मल्टीप्लाई करना था 32.5 से। तो बार बार आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना था। माइनर सी मिस्टेक आपके पास सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग कर सकती थी। लेकिन डी मेथड में आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बच जाते हो। अब देखें, विदाउट कैलकुलेटर हम एफ डी कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा -24। 18 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -18। 29 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 32 ही आएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 2s are 32। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 3s are D4। या आपने एफ डी विदाउट कैलकुलेटर आपने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करते हैं, इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अभी मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए एफ डी का। इन एफ डी की वैल्यूज़ को सम अप करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का मिक्सचर पड़ा हो ना, तो स्टार्टिंग वैल्यू को उसके साइन के साथ टेक करना शुरू करो। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। सबसे पहली वैल्यू -24, स्क्रीन पे लिखो -24। नेक्स्ट वैल्यू -18 लिख लो, फिर 0 लिखना है तो लिख लो +0, नहीं लिखना तो 0 से एक्सीड करो या लिख दो +32। नेक्स्ट लिखो +32 अगेन, फिर लिखो 24, तो आपके पास आ रहा है 46। इट्स मीन समेशन एफ डी आपके पास आ गया 46। अभी आपको क्या चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी का भी सम चाहिए। इन वैल्यूज़ को प्लस करो, 12 + 18 + 29 + 32 + 16 + 8,
ये आपके पास आ रहा है 115। फार्मूलाज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। आपके पास है ए एम यूं ही, ए आपने चूज़ किया है खुद से 42.5, लेकिन ये वो वैल्यू जिसको आपने एक्स में से लिया, ठीक है। 42.5 प्लस का साइन यूं ही, समेशन एफ डी आपके पास आया 46 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आपके पास आया 115। इसको मल्टीप्लाई आपने किससे कर देना, 8 से, जो कि क्वेश्चन में क्या है 5। याद रखिएगा कभी भी अभी 42.5 में ये प्लस नहीं हो सकता जब तक इस पूरी वैल्यू का मैं आंसर नहीं निकाल लेती। तो देखेंगे कैसे करेंगे, 46 को फ्रंट मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपके पास आया 230। 230 को डिवाइड कर दो 1115 से, तो देखिए आपके पास आया 2। अब आप 42.5 में 2 को प्लस कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 44.5 चाहिए। तो देखिए सीवी तो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करते हो, आपको एस डी चाहिए होता है और ए एम चाहिए होता है। ए एम आपने कैलकुलेट कर लिया है, अभी आपने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सेम यही पैटर्न जो मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगी ना, फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ यूज़ किया था लेक्चर नंबर 65 में। आप विजिट करना, इंशाल्लाह आपको और अच्छे से ये क्वेश्चन की समझ आएगी। आपने क्या करना है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वही मेथड यूज़ करना है जिसमें मैं इससे डेविएशन ले रही थी। तो देखिए ये मैंने आपके साथ पैटर्न यूज़ किया था कि स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है। समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। ये एच स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, याद रखिएगा। ये पैटर्न हमने यूज़ करना है, ये मेथड या ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। और आपको पता है मैंने तब आपके साथ डिस्कस किया था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज से, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज से हम सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले को अप्लाई करके या इस फार्मूले को लगा के कैलकुलेट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ये फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखो आपके पास एफ डी भी पड़ा है, आपके पास समेशन एफ भी है, इधर भी आपके पास समेशन एफ है, लेकिन आपके पास ये कॉलम नहीं है। आप कह सकते हो आपके पास ये वैल्यू नहीं मौजूद, किसकी, एफ डी स्क्वायर की। तो आप क्या करोगे, पहले डी स्क्वायर बनाओ, जब आपको डी स्क्वायर मिल जाए तो इसको रिस्पेक्टिव एफ से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जो आपको फार्मूले में चाहिए होगा वो वैल्यू मिल जाएगी। डी आपके पास -2, आपने क्या करना है, इस -2 का स्क्वायर करना है। जब आप -2 का स्क्वायर करते हो तो माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। ये आपके पास आ जाएगा 1। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 है, जबकि 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 9। आपने डी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, एफ को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी स्क्वायर से। मैं दोनों कॉलम हाइड कर रही हूँ, ये यहाँ से ये एफ है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 12, इसके सामने डी पड़ा है 4। जब आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 48। आपने क्या करना है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आ रहा है 18। फिर आपने 29 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, ठीक है। ये देखें 29, इसके सामने डी स्क्वायर मौजूद है 0, ये 0 आ जाएगा। 32 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 32 ही आ जाएगा। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई, आपके पास आ रहा है 64। जब आप 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 72। आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने एफ डी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इसका सम चाहिए। जब इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है 234, यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। समेशन एफ डी स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया 234, इसको डिवाइड किससे करोगे, समेशन एफ से, जो आपके पास है 115। नेक्स्ट आपके पास है समेशन एफ डी, वो आया 46, इसको भी डिवाइड करो 115 से, इस पे होल स्क्वायर अप्लाई करना, ये स्क्वायर रूट यूं ही, और ये एच आपके पास क्वेश्चन में क्या था, 5 रहेगा। स्क्वायर रूट तो लास्ट में लेंगे हम। सबसे पहले 234 को डिवाइड करते हैं 115 से,
ये आपके पास आ रहा है 2.035। 46 को डिवाइड करें 115 से, ये आपके पास आ रहा है 0.4। 0.4 का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके पास आ रहा है 0.16। टू 2.035 में से माइनस करें 0.16, ये आपके पास आ रहा है 1.875। पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 3693। अब लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आया 6.85। ये आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, तो CV इक्वल है S स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप S का आंसर है 6.85, 6.85 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन का आंसर है 44.5। ये आपके पास आया 0.1539। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो फैक्ट्री A के लिए आपके पास CV आ रहा है 15.39। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CV आपके पास आ गया 15.39। इसे हाईलाइट करते हैं। अब देखें जैसे आपने फैक्ट्री A के लिए ये काम किया है, सेम इसी मेथड से हम फैक्ट्री B के लिए अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मैंने मेंशन किया फॉर फैक्ट्री B, इसमें भी वेजेस और फ्रीक्वेंसी का कॉलम पिक कर लिया था। इस पे भी मैं यही मेथड अप्लाई करना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचना चाहती थी। अब आप देखो इस मेथड में जैसे मैंने यहाँ पे x कैलकुलेट किया है, आप खुद देखो जब आपके पास क्लासेस सेम है तो x भी आपके पास सेम आएगा। x का कॉलम कैलकुलेट कर लिया। d स्टिल किसके इक्वल है, d इसी के इक्वल है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एज के। x में से मैंने आर्बिट्रेरी a चूज करना है। जैसे इस फैक्ट्री A के लिए मैंने 42.5 लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया A को, इसलिए चेंज किया ताकि आपको ये ख़त्म हो जाए कि A का कोई ना कोई स्पेसिफिक मेथड है चूज़ करने के लिए। A पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, A बस होता है एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू विच यू आर चूजन फ्रॉम योर मिड पॉइंट। और इसकी कंडीशन बेहतर यही होती है कि आप मिडल वैल्यू को एज A कंसिडर करो। अब आप देखो D को कैलकुलेट करने के लिए H भी मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे देखें जैसे 5 है, मैंने D इस तरह कैलकुलेट करना है, X में से A माइनस करना है, जो आंसर आए उसको H मीन 5 से डिवाइड कर देना है, तो मुझे ये नंबर्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप क्या करो A के सामने लगाओ 0, A से ऊपर वाली वैल्यूज़ की तरफ नेगेटिव चलो, मीन -1, -2, -3, और A से डाउन वाली वैल्यू की तरफ आओ, +1 और +2। नेक्स्ट देखें जब मेरे पास D आ गया, मैंने क्या कैलकुलेट करना है, FD। जैसे मैंने फैक्ट्री A पे काम किया है उसी तरह मैंने FD का कॉलम कैलकुलेट किया। और जब मैं FD की इन वैल्यूज़ को सम अप करती हूँ ना, तो आप देखना आपके पास आंसर आएगा +2। उसके बाद मैंने ये दो कॉलम्स बनाए, D² और FD²। ये दो कॉलम्स की मुझे नीड थी क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था। सेम मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फैक्ट्री A के लिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, डेट्स वाई मैंने ये कैलकुलेशन आपके सामने नहीं की। स्टिल अगर आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैं फैक्ट्री B के लिए अप्लाई करते। देखें AM आपके पास आ जाएगा, A आपने चूज़ किया 47.5, आपने क्या करना है, FD का आंसर आया आपके पास 2। जबकि अगर फ्रीक्वेंसी की इन वैल्यूज़ को सम अप करते हो ना, तो आपके पास आंसर आएगा 162। आप इसे डिवाइड कर दो 162 से और मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब 5 2s are 10, 10 डिवाइडेड बाय 162, देखते हैं मेरे पास क्या आंसर, 0.062। इसमें प्लस कर दें 47.5, तो आपके पास AM आ जाएगा करके 47.56 फैक्ट्री B के लिए। नेक्स्ट राइट साइड पे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन
अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूं ही स्क्वायर रूट लास्ट पे लेना है हमने। एफ डी स्क्वायर आपके पास है 202 डिवाइडेड बाय समेशन एम जो कि 162 है। माइनस का साइन यूं ही एफ डी है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है 162 होल स्क्वायर और देन आप मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव 5। 202 को डिवाइड करते हो 162 से, 202 डिवाइडेड बाय 162 ये आपके पास आ रहा है 1.25 माइनस। अब आपने क्या करना है, पहले 2 को डिवाइड करना है 162 से, 2 डिवाइडेड बाय 162 ये आपके पास आ रहा है 0.012। इस पे स्क्वायर लें तो आपके पास आ रहा है, देख मेरे पास कैलकुलेटर जो है वो स्मॉलेस्ट है तो देखिए ये पार में 04 आ रहा है, ये राइट आंसर नहीं है। आप इसे तब तक शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करते जाओगे जब तक ये पार 00 नहीं आ जाती। तो ये आपके पास राइट आंसर है जो कि है 0.0002। अब आपने 1.25 में से ये माइनस करना है। देखिए 1.25 स्क्रीन पे ये वैल्यू लिखी हुई है, माइनस के साथ आंसर प्रेस कर दो, ये आपके पास आ रहा है 1.2498 देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप लास्ट फेस पे स्क्वायर रूट लोगे, ये आपके पास आ रहा है 1.118 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 5.58। नेक्स्ट 9 है ना, जब 9 में इधर राउंड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5.59। ये आपने फैक्ट्री बी के लिए भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर। नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसे इधर कैलकुलेट किया फैक्ट्री बी के लिए भी कैलकुलेट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन SD लिखना लिख लें डिवाइडेड बाय AM मल्टीप्लाई बाय 100। तो CV देखते हैं आपके पास है SD का आंसर है 5.59 डिवाइडेड बाय 47.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 47.5 ये आपके पास आ रहा है 0.1176। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो देखिए आपके पास आ रहा है 11.77। अब देखें आपके अकॉर्डिंग तो मैंने जो आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी मैंने दोनों काम कर लिए। मीन फैक्ट्री ए के लिए भी अर्थमेटिक मीन निकाला, फैक्ट्री बी के लिए भी अर्थमेटिक मीन निकाला। आपको स्टेटमेंट में गिवन था फैक्ट्री ए के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया, फैक्ट्री बी के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया। दोनों में मैंने एक ही मेथड अप्लाई किया है। क्वेश्चन आपके सामने मैंने इसमें इसकी स्टेटमेंट आपको ये डेटा दिया गया है, आपको कहा है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ, जस्ट ये स्टेटमेंट है, कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू फैक्ट्रीज and also explain that which factory is more consistent। सपोज आपके पास ये नहीं है स्टेटमेंट, जस्ट ये स्टेटमेंट है। अब देखें अगर ये स्टेटमेंट है तो ये थ्योरी मेरी अब वैलिड आएगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट की पहली कंडीशन ये है कि दो डिफरेंट कंपनीज के डेटा हों। जैसे भी हमने देखा है वी कैन ईजिली कंपेरिजन अ डेटा ऑफ टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और कंपनी। दो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के डेटा आपके पास हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है ये बताओ। मैंने आपके साथ ये थ्योरी डिस्कस की थी कि अगर क्वेश्चन में दो डिफरेंट डेटाज आपको प्रोवाइड करके स्टेटमेंट को थोड़ा सा शफल किया जाए, ना भी मेंशन किया जाए कि आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मेंशन था, तो फिर आप इस तरह के डेटा में या इस तरह की स्टेटमेंट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही कैलकुलेट करोगे जब आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, किसका रिजल्ट ज़्यादा रिलायबल है। अब देखिए मैंने दोनों कंपनीज के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया। अब हमने सीखा था कि जिस कंपनी का या जिस डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगी। आपके क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, मैं आपके साथ ये एक्स्ट्रा शेयर कर रही हूँ कि ये ना हो आपके साथ कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आपको पता ना हो, जस्ट दो डिफरेंट डेटाज आपको दे के कहा गया हो चेक करें कौन सा डेटा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं। तो आप CV कैलकुलेट करना, जो CV लेस होगा वो डेटा मेरे पास मोर रिलायबल या मोर कंसिस्टेंट होगा। CV की ये वैल्यू लेस है किसके लिए, फैक्ट्री बी के लिए।
तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी सो फैक्ट्री बी इज मोर कंसिस्टेंट वर्ड लिखा हो क्वेश्चन में तो मोर कंसिस्टेंट लिख देना, रिलायबल लिखा हो तो रिलायबल लिख देना। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।